सौरभ त्रिपाठी, चुनावी शंखनाद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली से खबर, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि 7 चरणों में होंगे 543 सीटों के लोकसभा चुनाव। 19 अप्रैल को पहला चरण में 102 सीटों पर वोटिंग होनी है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 89 सीटों पर वोटिंग होगी। 7 मई को तीसरे चरण में वोटिंग 84 सीटों पर होगी। 13 मई को चौथे चरण में 96 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। 19 मई को पांचवें चरण में 49 सीटों पर वोटिंग होगी। 25 मई को छठे चरण में 57 सीटों पर वोटिंग होगी। 1 जून को सातवें चरण में 57 सीटों पर वोटिंग होगी। तो बड़ी जानकारी, 7 चरणों में चुनाव। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त ही आप देख पा रहे हैं। चलिए आपको बता देते हैं कि पहला चरण की अगर बात करें तो पहला चरण में फेज 1 में 102 सीट पर चुनाव होने हैं। दूसरे चरण में 89 सीटों पर चुनाव होगा। तीसरे फेज की अगर बात करें 94 सीटों पर। चौथा फेज जो है वो 96 सीटों पर चुनाव होगा। तो चलिए आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान हो गया है। 543 लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो 4 जून को काउंटिंग होगी। पहली चरण की अगर बात करें, यानी पहला चरण माफ कीजिएगा, नोटिफिकेशन 18 मार्च को, वोटिंग जो है 19 तारीख को। 102 सीटों पर चुनाव होना है। दूसरे चरण की अगर बात करें 28 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वही 26 मई को वोटिंग होगी। 89 सीटों पर चुनाव होना है। तीसरे चरण की अगर बात करें, नोटिफिकेशन 12 अप्रैल को। 7 तारीख को वोटिंग की जाएगी। 94 सीटों पर चुनाव होने हैं। चौथा चरण अगर बात करें 18 अप्रैल, नोटिफिकेशन 13 तारीख को जो है वो चुनाव होने हैं। वोटिंग होगी 96 सीटों पर होगा। पांचवें चरण की अगर बात करें, नोटिफिकेशन 26 अप्रैल को। 20 तारीख की अगर बात करें तो वोटिंग होगी। 49 सीटों पर चुनाव होना है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। और पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। दूसरे चरण को 26 अप्रैल को मतदान होगा। तीसरे चरण की बात करें तो 7 मई को मतदान होगा। चौथे चरण के लिए 13 मई को मतदान। तो ऐसे में महापर्व, लोकतंत्र का महापर्व का आगाज, तारीखों को लेकर जो बातें चल रही थी वो आखिरकार हो गई। चुनावी शंखनाद हो गया है। सभी सियासी पार्टियां जो है, जिस समय का इंतजार किया जा रहा था वो घड़ी आ गई। यानी कुल मिला जुलाकर अगर कहें तो 7 चरणों, पहले मीडिया में ये कयास लगाया जा रहा है तो हो सकता है कि 6 चरणों में मतदान संपन्न कराया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कह दिया कि नहीं, 7 चरणों में मतदान होगा। इस बार एक बात और चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया कि फेक न्यूज पर लगाम लगाने की बात सामने आई। साथ ही सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, कुछ लोग जो है धन बल का भी इस्तेमाल करते हैं, उनको भी हिदायत दी गई है। यानी अब आचार संहिता लागू हो गया। आचार संहिता लागू होने के बाद कई सारी चीजों पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो आप समझ रहे हैं। तो चुनावी शंखनाद में आज हम बात करेंगे किसकी कितनी तैयारियां। देखिए, पहली फेज की अगर बात करें, यानी बीजेपी से शुरुआत करते हैं। बीजेपी ने जब पहली लिस्ट जारी की है, 195 उम्मीदवारों के नाम घोषणा किया। फिर दूसरा, अभी कांग्रेस और बात करें कि कितनी तैयारी है उसको लेकर हम समझेंगे। हमारे साथ प्रवक्ता जोड़ेंगे, यानी किसकी कितनी तैयारी है अब वो निर्भर। तो हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले परिचय करवाते, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। पल्लवी सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है। और जितेंद्र वर्मा जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। और मनीष अग्रवाल, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। तो इस बार चलिए चर्चा की शुरुआत पल्लवी सिंह जी आपसे ही करना चाहूंगा कि 7 चरणों में मतदान होना है, किसकी कितनी तैयारी है। तो सबसे पहले बीजेपी को मौका देते हैं, बताइए कैसी तैयारी। भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी तैयारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी साल के 365 दिन काम करने में विश्वास रखती है। तो ये नहीं देखा जाता कि इलेक्शन आ रहे हैं या आने वाले हैं तब हमें तैयारी की शुरुआत करनी चाहिए। कोई भी सांसद हो, विधानसभा हो, छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, एक ब्लॉक का, क्षेत्र का प्रमुख हो, तो वो हर दिन कार्य करता है, हर दिन लोगों की मदद करता है और जिस स्तर का उसको कार्य सौंपा जाता है वो करता है। तो यहाँ पे तैयारी बिल्कुल पूरी है और पूरी तरीके से हम लोग एकदम श्योर है, पूरे आत्मविश्वास में है कि हम वापस सत्ता में आ रहे हैं और 4 जून को वापस से मोदी 3.0 रीलोड हो रहा है। चलिए ठीक है। जितेंद्र वर्मा जी, तैयारियों की बात कर लें कि अब तो 7 चरणों में मतदान होना है, आप लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। देखिए, लंबे वक्त से समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है जी। बूथ संगठन का काम हमारा करीब 1 वर्ष पूरी कंप्लीट हो गया था। बूथ के कार्यकर्ता लगातार बूथों पर, गांव जाकर, घर घर जाकर समाजवादी पार्टी की नीतियों और जो समाजवादी पार्टी की सरकार में विकास कार्य कराए गए थे उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं।
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम्म, और जो भारतीय जनता पार्टी की असफलताएं हैं और जो जनता के बीच उन्होंने वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया। हम्म, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जनता को धोखा दिया उन सब चीजों से भी जनता ऑलरेडी अवगत है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता भी बूथ स्तर पर उन चीजों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। जी, अभी बूथ सम्मेलन भी हमारे समाजवादी पार्टी के करीब 6 महीना पहले कंप्लीट हो चुके हैं। हम्म, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पूरे प्रदेश का कम से कम हर विधानसभा का, हर लोकसभा का एक एक दौरा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं कर चुके हैं, पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता लोग कर चुके हैं और पार्टी कार्यकर्ता तो लगातार जा ही रहे हैं। ठीक, भारतीय जनता पार्टी का वक्त जो है पूरा होने वाला है। 4 जून को भारतीय जनता पार्टी की विदाई समारोह होगा। जी, वो जो जो परिणाम का दिन होगा, भारतीय जनता पार्टी का विदाई समारोह भी जी, होगा, क्योंकि इन लोगों ने 10 साल की सरकार में हम्म, देश के नौजवानों को बेरोजगारी के सिवा कुछ दिया नहीं। हम्म, 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, अगर 10 साल में देते तो 20 करोड़ नौकरी रोजगार हो गया होता। हम्म, लेकिन ये दिन पर दिन झूठ बोलते चले गए और देश में बेरोजगारी दर बढ़ के 40-45 साल में सबसे बड़ी देश देश जो है हमारा बेरोजगारी की तरफ बढ़ गया। महंगाई को 100 दिन में रोकने की बात करते थे, महंगाई को 100 दिन में रोक नहीं पाए, लगातार महंगाई डाइन की तरफ बढ़ती चली गई। कांग्रेस की सरकार में महंगाई को डाइन करते थे और इनकी सरकार में वही महंगाई, दूसरे शब्द हम कहना नहीं चाहते हैं। भ्रष्टाचार की बात मोदी जी बहुत करते थे और सारे भ्रष्टाचारी मोदी जी की सरकार में, कोई मुख्यमंत्री है, कोई उप मुख्यमंत्री है, कोई कैबिनेट मंत्री है, ये नौकरी के मामले में फ्लॉप हुए, किसानों के मामले में फ्लॉप हुए। इनकी 10 साल की सरकार में 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। कितनी असफलताएं हैं भारतीय जनता पार्टी के, देश की जनता ने इसको समझ लिया है। देश की जनता ने उन्हें 10 साल का ठीक है, समय आपने दिया कई कि गंभीर कुछ नया आरोप लगा करेंगे, कुछ दिए, अच्छा ठीक है, करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। और इलेक्टोरल बॉन्ड को भी देश ने देख लिया किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके चंदा वसूली की है, ठीक है, लूट की इसका है, जवाब देश में पल्लवी सिंह जरूर भ्रष्टाचार देंगे। ठीक किया है, है ठीक है, इसका जवाब मैं और लूंगा। सत्ता से जनता मनीष जी, हटाने जा ठीक है, रही है। ठीक है, ठीक है वर्मा जी। मनीष जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए 7 चरणों में चुनाव आयोग ने कहा है कि वोटिंग होगी। आपको लगता है कि ये लंबा है 7 चरण, या इसको कम किया जा सकता है? इन 7 चरणों को कैसे आप देखते हैं? देखिए 7 चरण मुझे लगता है बिल्कुल सही है और हर चरण में उत्तर प्रदेश चुनाव में जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है वो चुनाव में जा रहा है। हमें ये देखना होगा, जैसे चुनाव आयोग कह रहा था 95 करोड़ प्लस वोटर्स हैं। हर जगह की अपनी विषमता है। कुछ उन्होंने बिहार वगैरह में जो फेस्टिवल्स हैं, बंगाल में जो फेस्टिवल्स हैं, उनको भी कंसिडरेशन में रखा है और बहुत अच्छे से पूरे चुनाव को कवर करा है। मुझे लगता है चुनाव आयोग का कार्यक्रम बिल्कुल सही है। एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, जैसे अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे मोदी जी की कुछ कमियां गिना रहे थे, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस बार का जो चुनाव है, पहले चुनाव लड़े जाते थे, बीजेपी लड़ती थी हिंदुत्व पे, समाजवादी पार्टी लड़ती थी MY फैक्टर पे। तो मुझे लगता है इस बार का चुनाव मोदित्व पे लड़ा जाएगा। मोदित्व वर्सेस विपक्ष है और मोदी जैसी ब्रांड इमेज के अगेंस्ट विपक्ष इस समय कमजोर सा प्रतीत हो रहा है। इस बार का चुनाव हिंदुत्व पे, हिंदू मुसलमान पे नहीं लड़ा जाएगा। आप देखिए हर प्रवक्ता जो इलेक्शन के लिए डिबेट में आता है वो डायरेक्ट मोदी जी का नाम लेके अटैक करता है। वो बी और सी और डी कोई नाम नहीं लेता। अब ये कह रहे हैं 10 साल के चुनाव पे वोट डाला जाएगा, पिछली बार कहा था 5 साल के चुनाव पे वोट डाला जाएगा। तो पूरे 10 साल के कार्यकाल में बहुत बार बीजेपी जो है चुनाव को फेस कर चुकी है, इलेक्शन में जा चुकी है। इसलिए मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा इस बार का चुनाव जो है मोदी बिल्कुल, इस बार का चुनाव बिल्कुल अलग होगा। ठीक है जितेंद्र जी, आपने कई सारे जो है आरोप लगाए हैं, उसका जवाब पहले ले लीजिए, फिर इसके बाद सवाल पूछता हूं। पल्लवी जी, देखिए कई सारे आरोप लगाए हैं जितेंद्र वर्मा जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपकी सरकार को उन्होंने फेल बताया है। इसका आप जवाब दीजिए, फिर इसके बाद अगर कोई काउंटर सवाल हो तो मैं पूछ लूंगा इनसे। देखिए, अगर जो नहीं, पल्लवी जी से उसको जितेंद्र जी नहीं, पल्लवी जी से पूछ रहा हूं ये सवाल, फिर इसके बाद आपको लगेगा ना, क्योंकि कई सारे आरोप लगाए तो उसका जवाब तो लेना पड़ेगा ना। पल्लवी जी बोलिए। अच्छा, हाँ, अनम्यूट कीजिए पल्लवी जी। पल्लवी जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। ठीक है पल्लवी जी, लग रहा है कि ऑडियो कनेक्ट आपने नहीं किया है। मैं आपके पास आता हूं। जितेंद्र जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि डायरेक्ट मोदी जी पर आके विफलताएं गिना रहे थे। सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, विफलताएं भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। अगर 10 साल में 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या किया है तो क्या हम उसकी उनकी प्रशंसा करें? अगर उन्होंने नौकरी देने का वादा किया, उसको पूरा नहीं किया,
तो क्या हम उनकी प्रशंसा करें? ये मुद्दे ऐसे हैं जिन पर विपक्ष जो है प्रश्न सरकार से पूछेगा और इन विफलताओं को जनता के बीच रखेगा। जनता इन विफलताओं से परेशान है, महंगाई लगातार बढ़ी है, बेरोजगारी लगातार बढ़ी है, नौकरी का वादा पूरा नहीं हुआ, करप्शन में इनकी स्थिति इतनी खराब है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्थिति आपने देख ली, 12,000 करोड़ रुपया चंदा पूरे डाटा जो आया है भारतीय जनता पार्टी को, सिर्फ 5 साल का 6,000 करोड़ से ज्यादा का आया है। ये 12,000 करोड़ रुपया कैसे इन्होंने ईडी सीबीआई को तोते की तरह इस्तेमाल किया? बताइए, ये कोई संयोग हो सकता है कि आज एक कंपनी पे छापा पड़ा और 3 दिन बाद वो कंपनी जाके 50 करोड़ रुपये भाजपा को चंदा दे आई? क्या ये अतिशयोक्ति है? ऐसी एक कंपनी हो तो हम संयोग मान ले, ऐसी एक कंपनी हो तो हम अतिशयोक्ति मान ले। ऐसी सैकड़ों कंपनियों की पूरी डेटा और सूची आ गई है जिस पर जिस दिन छापा मारा ईडी सीबीआई ने, उसके हफ्ते 10-15 दिन के अंदर उसने भारतीय जनता पार्टी को 10, 20, 50, 100 करोड़ चंदा दे दिया। किस मुंह से मोदी जी कहते भ्रष्टाचार युक्त विपक्ष? अरे भारतीय जनता पार्टी पूरी भ्रष्टाचार कंठ तक डूबी हुई है। आपके देखिए महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी हैं अजीत पवार जी। प्रधानमंत्री जी पूरे देश में रैली में चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि भारत के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन उनके साथ सरकार में उप मुख्यमंत्री उनको बनाए बैठे। हेमंत बिस्वा शर्मा पर कितना निशाना साधते थे प्रधानमंत्री जी। नारायण राणे से लेके कोयला घोटाले के आरोपी, आपके माइंस घोटाले के आरोपी येदियुरप्पा जी हैं, कौन नहीं, रमन सिंह, शिवराज सिंह, बड़ी फेरिस्त है। सबको आप किसी को मुख्यमंत्री बनाए बैठे हो, किसी को सरकार मंत्री बनाए बैठे हो। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करोगे? आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर नहीं सकते। भारतीय जनता चलिए, पल्लवी जी तक आवाज नहीं जा रही, ठीक है। मनीष अग्रवाल जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप जितेंद्र जी जो लगाए हैं, 10 साल में इन्हें शायद एक भी बीजेपी के काम जो है वो अच्छा नहीं लगा है या भ्रष्टाचार का आरोप लगा। आपका क्या विश्लेषण, क्या वास्तव में जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, 10 साल में अगर हैं तो गिनाइए हम। देखिए, भ्रष्टाचार के जितने भी आरोप हैं, कोई भी अभी तक कानून के थ्रू सिद्ध नहीं हो पाया है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए अगर ये लोग कह रहे हैं विपक्ष वाले, तो क्या 2018 जब से इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए थे उससे पहले के चुनावी चंदों का कोई ब्यौरा है इनके पास जिसमें ये कह सके कि कैसे लिए गए, कैसे नहीं लिए गए? अगर कोई एक प्रोसेस बनाई गई जिसमें पारदर्शिता लाने की कोशिश करी गई, उस प्रोसेस को आज सब चैलेंज कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है अगर ये प्रोसेस ऐसी चैलेंज होती रही तो फिर से काले धन का प्रयोग इसमें होने लगेगा। क्या उससे पहले की सारी डिटेल्स ये लोग फर्निश कराएंगे? अभी तो इलेक्टोरल बॉन्ड से साल में जितना भी आता है वो हर पार्टी की बैलेंस शीट में दिखाया जाता है कि किसमें क्या आया, कितना आया, इस साल में उस साल में कितने फंड्स आए। हाँ। दूसरे ये जितने नेताओं का, ठीक है जितेंद्र वर्मा जी, मैं आपको मौका दूंगा कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बोल रहे हैं, मैं आपको मौका दूंगा, पूछूंगा कि भाई इससे पहले आप लोगों ने खर्चा किया होगा, ठीक है अभी बीजेपी की बात हो गई, पहले इससे पहले भी आपकी सरकार रही, आप बताएंगे कि कितना खर्चा करते थे आप लोग, बताए कोई डेटा तो रहता नहीं था। साफ सुथरा कहते हैं ना आप। देखिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ तो मैं ये कोशिश करूंगा आप बीच में ना बोले। आपको कुछ बोलना है आप पहले बोल लें, फिर मैं बोलूं। आप बोलिए। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचारी विपक्ष है, आप साफ सुथरे हैं क्या? आपने उनको मुख्य उप मुख्यमंत्री बना लिया, आज तक ईडी एक कप चाय पीने गई हो हेमंत बिस्वा शर्मा क्या, तो बता दीजिए। रमन सिंह, शिवराज से क्या एक कप चाय पीने के लिए बुला लिया हो या चाय पीने चली गई हो? आप लोग सिर्फ भेदभावपूर्ण, आपका भ्रष्टाचारी बिल्कुल ईमानदार है क्योंकि वो भाजपा की मशीन में धुल के पाक साफ हो गया। दूसरे पर आरोप है, उसी पर आप उसको गिरफ्तार करके हेमंत सोरेन को आपने जेल भेज दिया भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। क्या एक भी 10 साल की सरकार में भाजपा पर एक भी आप आदमी बता दीजिए जिसने करप्शन किया हो, भ्रष्टाचार किया हो और ईडी ने उसको जेल भेजा हो? एक नाम आप बता दीजिए हमको। चलिए ठीक है, मनीष जी बोलिए। मैं आपको फिर इसका जवाब देना चाहूंगा कि मैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हूँ, भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। बड़े भाई, नहीं, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। आप जिन नेताओं का भी नाम ले रहे हैं वो भ्रष्ट थे। आपका कहना है कि ये नेता भ्रष्ट थे, भाजपा ने भ्रष्ट लोगों को ले लिया। आपके लिए न्यायालय के द्वार खुले थे ना। अभी आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे न्यायालय गए, न्यायालय के फैसले से आप खुश है ना? सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे जजमेंट दिया, तो आपको इन सारे मुद्दों को भी लेकर वहां जाना चाहिए था और वहां जाके पेश होकर ये बताना चाहिए था कि साहब ये गलत हो रहा है, हमारे पास ये तथ्य हैं, हम इन्हें सही कर देंगे। अगर आपके तथ्य सही होते तो क्या
कोर्ट भी बाध्य है? अब क्या कोर्ट पक्षपात कर रहा मनीष जी, है? मुझे लगता क्या है कि माननीय आरटीआई सुप्रीम का भी एक कोर्ट भाजपा के रास्ता साथ है, अगर आपको ऐसा लगता तो है आप कि नहीं वास्तव में कहोगे, इस अभी फील्ड में एक ठीक, कोर्ट एक का मिनट निर्णय एक आया, मिनट तो ठीक जो है निर्णय आप मनीष जी, लोग एक के सवाल फेवर में होते हैं वहां जितेंद्र आप जी मैं कोर्ट आपके का पास आ रहा हूँ, सम्मान जितेंद्र जी करते मैं हो। आपके पास आ जो रहा हूँ। नेता आपसे ठीक जुड़े है होते हैं वो भ्रष्ट मनीष होना जी, सही है, लेकिन जब मनीष वो जी, दूसरे पक्ष में चले जाते हैं तो ये होता है कि अब वो वहां जाके ड्राई क्लीन हाँ हो रहे हैं। तो मनीष जी, आपके पक्ष में ड्राई क्लीन हो रहे थे ठीक है हेमंत वो शर्मा ड्राई जी, क्लीन की कितने सब बड़े ठीक नेता है, थे ये सब कांग्रेस के, लच्छेदार कौन नहीं बातें जानता। होती रहती है, तो जब लेकिन वो वहां हम थे तो तथ्यों भी वो ऐसे ठीक है रहे होंगे, या फिर उन्होंने भाजपा में आने के बाद अगर कुछ करप्शन करा है और आपके पास उसका डेटा है नहीं तो आप नहीं मनीष जी न्यायालय एक जाइए सवाल और ये अपने मनीष डेटा जी, को अपने मनीष जी तथ्यों इसका के जवाब साथ प्रूव दीजिए। करिए विपक्ष ने और आरोप उन पे लगाया कि एक्शन विपक्ष के करवाइए। पास ऑप्शन है, क्राइम वो मतलब करप्शन तो सरकार लगा भी रहे हैं। एक्शन करेगी। भाई साहब का कहने का मतलब है इनके करप्ट आदमी पर सरकार एक्शन नहीं करेगी, विपक्ष के किसी नेता पर अच्छा आरोप होगा तो उसको ठीक उठा है के सीधे जितेंद्र जेल भेज वर्मा, देगी। जितेंद्र जी हमारा हमारे नहीं, किसी ठीक है। व्यक्ति पर आरोप सुनिए सर, अरे हमारे व्यक्ति पर आरोप लगेगा तो हम हमारे व्यक्ति पर आरोप लगेगा आप जेल भेज दोगे, आपके व्यक्ति पर आरोप लगेगा तो हम न्यायालय की शरण में जाए, आप कार्रवाई नहीं करोगे। आरोप कौन लगा यानी रहा कि है? यानी आपके आप आरोप लगाने से आप नहीं होगा ना। भ्रष्टाचार के पालक आप पोषक देख रहे हो संरक्षक कि है। गायत्री प्रजापति अभी तक जेल में आप है, वो आप इस दौर से सीधे- गुजर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अरे- वो चीजें अरे- करी थी जिन्होंने अरे- नहीं अरे- करी थी, वो नहीं अरे गुजर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला के पिता को छुड़वा भी तो लिया आप लोग, ये नहीं बताएंगे। एक जेल में है तो एक छूटे भी है ना। हम छुड़वा भी रहे हैं, हम जेल भी भिजवा रहे हैं। बाबा राम रहीम को सारे काम पैरोल हम ही कौन कर दिलवा हैं। रहा है? सारे अरे काम सर- सरकार कर रही है और सर, विपक्ष का काम है बाबा राम सिर्फ रहीम को जनता के पैरोल पास कौन समय दे रहा समय है? पे जाके झूठे वादे करना, ऐसे कैसे कौन चलेगा? दिलवा रहा है? विपक्ष को अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। इस समय विपक्ष यही पूरा मुश्किल दायित्व है। निभा रहा है सर, पूरा देखिए मैं दायित्व आपको निभा रहा बताऊंगा, है। समाजवादी पार्टी शायद यूपी के बाहर कोई भी सीट पे चुनाव नहीं लड़ रही हो, लेकिन सारे राष्ट्रीय मुद्दों की वो गणना कर रही है। आप योगी जी के लिए नहीं कह पा रहे हैं, कुछ आप मोदी जी पे आरोप लगा रहे हैं, जबकि अरे सर, आप उत्तर सिर्फ प्रदेश प्रदेश पे बड़ा चुनाव प्रदेश लड़ेंगे। है। तो ये आप उत्तर लोग को प्रदेश बड़ा आकलन प्रदेश करना है। पड़ेगा कि कैसे हमें लड़ना है। आपने ममता बनर्जी को हमारा सीट दी, पूरा ममता बंधन बनर्जी ने है, बंगाल लड़ रहे में हैं। सीट नहीं दी आपको या कांग्रेस को। तो ये आप लोग को आकलन करना पड़ेगा कि हम क्या ये अच्छा कर रहे हैं, क्या खराब कर रहे हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग है लालू कि हम प्रसाद कहाँ यादव किस दल से आरोपी सीट है, लेंगे और 4 किसे बार देंगे। सजा याफ्ता है, फिर आप कहते हो कि चले वहाँ ठीक है, corruption अधीर नहीं रंजन था। चौधरी क्या कांग्रेस- कुछ कह रहे हैं सुनिए, आप लोग क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। सितंबर मास तक क्यों हम इंतजार करते? बाकी 4 राज्यों में जब चुनाव हो रहे हैं तो क्यों ना भला जम्मू कश्मीर में हो जाते? इसके अंदर क्या राज है पता नहीं कि हर जगह चुनाव होते हैं। हमारा घाटी में वहां लोकसभा के चुनाव होते हैं लेकिन विधानसभा के चुनाव नहीं होते, तो ये क्यों? ये मेरा तरफ से एक जरूर सवाल है। सर एक ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जो है कि बयानों को लेकर उन्होंने कहा कि बयान जब आते हैं बड़े कटु बयान आते हैं, शायरी भी शेरो शायरी भी सीसी साहब ने सुनाई, उसके जरिए कहा कि दुश्मनी करो लेकिन ऐसा ना हो कि जब दोस्ती करने का मौका मिले तो दोस्ती ना करो, शर्मिंदा ना हो, शर्मिंदा ना हो। ना पट तो ठीक। उसको देखो हम चले ठीक है, अधीर रंजन जी कह रहे थे ठीक है। जितेंद्र जी मेरा एक सवाल, देखिए आरटीआई का भी एक ऑप्शन है, अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है किसी भी सेक्टर में, आप लोग आरटीआई डालकर जानकारी उपलब्ध है आपको आरटीआई से। क्या आप लोगों ने ऐसा किया किसी विभाग में? आपको लगता है कि हाँ कि नहीं, आप जैसा कि आप भ्रष्टाचार पर आरोप लगा रहे, कितनी बार कहां आपने आरटीआई लगाया जो आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिला हो? ये तो आपका अधिकार है, इस्तेमाल किया आपने? मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ वर्मा जी आपसे। जी, अरे आरटीआई कितनी पड़ गई सर? सीबीआई क्या ना सीबीआई से कई जानकारियां मांगी गई। हाँ। अभी एसबीआई की कितनी याचिकाएं पड़ी थी इसकी? हाँ। हैं? ये जो आप पूछ रहे हैं कानून के तहत, सूचना के अधिकार के तहत, लेकिन एक भी जानकारी आपके एसबीआई ने नहीं दी। एसबीआई भारत सरकार के अंडर में ही तो काम कर रही है, क्यों जानकारी दे देगी? जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया, सुप्रीम कोर्ट ने डांटा, उसके बाद भी जून तक का टाइम मांग रहे थे, तुरंत मोदी जी के पास पहुंच गए, साहब भेद खुल जाएगा भ्रष्टाचार का, अब बताइए साहब क्या करें? तुरंत भाजपा ने कर दिया, भाई जाओ, ये तो भ्रष्टाचार का पूरा खुलासा हो जाएगा देश की जनता के सामने। 15 जून का डेट मांगो जाके, उनने एप्लीकेशन लगाया, 15 जून तक का समय मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, बिल्कुल समय नहीं देंगे, दूसरे दिन आप दीजिए जानकारी। आप तो ऑनलाइन सब फीड करते हैं ना, अगर कोई फॉर्म भरता है आके तो कितना चंदा किसको दिया है वो सब पूरा करके पैसा जमा करता है और विद इन 15 डेज वो निकाल लेता है जिसको दिया है। तो इसमें गड़बड़ कहाँ? आपके पास तो ऑलरेडी सारा डाटा होगा। जब माननीय न्यायालय ने कहा एसबीआई के सामने कोई चारा नहीं बचा, तब एसबीआई ने जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी
और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देशित किया और पूरे देश में भाजपा भा से भाजपा और भा से भ्रष्टाचार, पूरे देश के सामने इनके भ्रष्टाचार का खुलासा हो गया देश की। चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने मनीष कैसे लूटा अग्रवाल है। जी, भा से भाजपा और अब समय आया है कि इनको हराने का। उत्तर प्रदेश की जनता इनको सबकी सब सीटें हराने जा रही है। चलिए ठीक है, मनीष जी कुछ कहना चाह रहे थे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं अपनी हाँ। जानकारी के लिए हाँ। कि क्या आम आदमी पार्टी पे जो सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले रही है उनके मंत्रियों पे, वो सही है या गलत है समाजवादी पार्टी की नजर में? बताइए जितेंद्र जी। देखिए, न्यायालय कोई कार्रवाई करती है तो सभी लोग उसको सही ठहराते हैं ना, उस पर कौन विरोध करता है। न्यायालय ने मंदिर बनने का आदेश दिया, मंदिर बन गया। न्यायालय अगर कल को अमित शाह को सत्ता बदलने का फांसी की सजा सुना देगा, उसको भी हम मानेंगे। हाँ ठीक क्यों है नहीं मनीष जी, मानेंगे भाई? क्यों चल नहीं ठीक है मानेंगे? मनीष जी काउंटर कीजिए, आप पूछ बोलिए। देखिए, तो ये फिर जो आम आदमी पार्टी के संग कोलैबोरेशन है इंडिया गठबंधन का, वो नहीं होना चाहिए था ना, वो लोग भ्रष्ट हैं। मोदी जी जिन दलों के साथ हैं और जिनको बचा बचा के अपने साथ रखे बैठे हुए हैं और जो दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी जिनको बताते थे, उनके साथ गठबंधन में 38 पार्टियां हैं और 2 ईडी सीबीआई है। अली बाबा 40 वाला हो गया मुहावरा पूरा। हमारे पास जो लोग हैं उनके ऊपर आरोप हैं, अभी कोई आरोप साबित नहीं हुए लेकिन उन्हें जेल भेज दिया गया। और मोदी जी के जो भ्रष्टाचारी हैं, आरोपी होते हुए भी है क्या ठंडे बस्ते में ईडी सीबीआई की हिम्मत नहीं। आप बताइए, आरोप सिद्ध हुआ है? नहीं, हमारे जो विपक्ष के नेता हैं आरोप पर ही जेल भेजते रहे आप। और वहाँ अच्छा, आप सत्ता पक्ष में, ठीक है बताइए, आप आरोप जिस पे सिद्ध हुआ बताइए, मेरा भी थोड़ा जनरल नॉलेज बढ़ा दीजिए वर्मा जी। येदियुरप्पा माइनिंग घोटाले के आरोपी है कि नहीं, आप बताइए। चलिए जो ठीक है, ईडी क्यों नहीं चाय पीती, आप बताइए। आप बता सकते हैं ईडी पूछना पड़ेगा कहाँ चाय उसको अच्छी लग रही, कहाँ नहीं लग रही, तो ईडी बताइए, मैं कैसे बता सकता हूँ। खैर नहीं, आप बचाव करेंगे तो आपको बताना होगा। नहीं, अरे वर्मा जी, मैं क्यों बचाव करूंगा? मैं तो सिर्फ आपको सुन रहा हूँ, आज मैंने कुछ काउंटर किया, मैं आप उधर से जवाब आ रहा है। नहीं कर रहा सर, आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ सुन रहा हूँ भाई। देखिए आप लोग तो बताएंगे, मेरा काम है आप लोगों से पूछ लेना आपकी बात। वो अदृश्य है, वो दिखते नहीं है। बात के श्रीवास्तव भाई साहब अदृश्य है। चलिए ठीक वो है, अदृश्य रूप से बात रखते हैं। चलिए ठीक है, हम अब इस बहुत हो गया आरोप प्रत्यारोप की बात हमने कर लिया, अब थोड़ी जमीनी पे वर्मा जी बात करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा सूबा है और समाजवादी पार्टी की जो है वो जनाधार ज्यादा है और आपकी सरकार भी रही, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री भी रहे हैं और अलायंस में आप लोग हैं, तो जनता के बीच में क्या ऐसी बात आप लेकर जा रहे हैं जो कि लोग आपसे बहुत ज्यादा कनेक्ट हो, क्योंकि इस समय कैंपेनिंग का माहौल ही चल रहा है, तो आप लोग कैसे हवा को बदल रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी ने अभी 2022 के चुनाव में गठबंधन ने 3 करोड़ 42 लाख वोट मिला था और ये पहली बार था कि समाजवादी पार्टी को 3 करोड़ 42 लाख वोट मिला। इससे पहले 2 करोड़ वोट से ज्यादा समाजवादी पार्टी को कभी नहीं मिला। तो 1.5 करोड़ वोट का इजाफा हुआ था और वोटिंग प्रतिशत में करीब 7-8% का इजाफा हुआ था। ये एक बड़ी उपलब्धि समाजवादी पार्टी की। 90 विधानसभा सीटें 200, 500, 1000, 1500, 2000 वोट के अंतर से हारी थी। सिर्फ 4% की कमी वोटों की थी और हम उस 4% वोट को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और वोट हमारा बढ़ रहा है जी। जनता हमारी तरफ अग्रसर हो रही। घोसी में देखा ना सर, बाई इलेक्शन में जनता ने इनको हराया। जहां पीडीए का नारा बुलंद हुआ और पीडीए में सब आते हैं सर, दलित, पिछड़ा, अगड़ा, आदिवासी, आधी आबादी, सभी लोगों को लेके चले, तभी ना वो सीट हम जीते। बिल्कुल। और हमारे पास बताने के लिए सर है। भाई एक बताइए, मेट्रो 1 चली उत्तर प्रदेश, दूसरी अगर कहीं चली हो, इनने दोबारा वहां हरी झंडी दिखा दी मेट्रो को, दूसरी मेट्रो 7 साल में नहीं चला पाए। एक इंटरनेशनल स्टेडियम लखनऊ बनाया भगवान विष्णु के नाम पे इकाना, ये अटल जी के नाम से दूसरा स्टेडियम बना देते तो हम मानते हैं विकास करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने एक भी इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं बनाया। अकेला उत्तर प्रदेश में है। आपका पुलिस मुख्यालय भवन बना है। कई चीजें आपने बताई, आपने अच्छा काम किया होगा, रणनीति अच्छी होगी तो जनता जरूर आपको वोट करेगी। ठीक है, विकास के नाम पर वोट मांगेंगे और हम विकास के नाम पर वो विकास किए हैं और विकास के नाम पर ही हम लोग वोट मांगते हैं। पुलिस मुख्यालय भवन किसका है आप बताइए? ठीक है, ठीक है, आपने जो कहा मैंने मान लिया, अब ये तो जनता को समझना है। आप जो कहेंगे क्योंकि आप समाजवादी जनता को समझा रहे हैं, जनता समझ रही है और जनता इनके 10 साल के और 7 साल के कार्यकाल को भी समझ गई है। सर कहाँ रोजगार मिला उत्तर प्रदेश? ठीक है, मनीष अग्रवाल जी फाइनल कमेंट। मेरे पास कम शब्द है, केवल भर्ती लीक सरकार है सर ये। ठीक है, मेरे पास कम समय है, मनीष जी फाइनल कमेंट। देखिए, ये जो बता रहे थे 7 साल पहले का विकास बता रहे थे, 7 साल में
जो सरकार ने विकास कराया वो उस पर वोट मांगेगी। दूसरी चीज, कुछ डेटा फिगर ये बोल रहे थे तो मैं भी बताना चाहूंगा, पिछले चुनाव में 224 सीटें ऐसी थी जो लोकसभा की भाजपा ने 50% के मत से ज्यादा जीती थी और 303 सीटें कुल जीती थी। इस बार जो उनको 370 का टारगेट है, 303 सीटें वो जीते हुए और 72 सीटें ऐसी थी जो वो सेकंड आए थे। तो सबके पास अपने अपने टारगेट से बिल्कुल, अपने सबकी अपने अपनी डेटा अपनी है। बातें। मनीष सब जी बहुत पब्लिक बहुत के बीच में शुक्रिया, चुनाव कम समय है जाएंगे। मेरे पास। जितेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब डेट जो है वो फाइनल कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि 7 चरणों में मतदान होना है। अब जिसने जैसा काम किया होगा, जनता के बीच में जो जितना मेहनत किए होंगे, जनता भी सब देख रही है, समझ रही है और उसी के अनुसार वोट मिलेंगे। किसी को हवा नंबर अभी नहीं दे रहे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो। जिसने जैसा काम किया होगा उसको उसी अनुरूप वोट मिलेंगे। चुनावी शंखनाद में मेरे साथ फिलहाल इतने। नमस्कार।